नमस्कार बच्चों। तो आज हम बीएफ स्किनर का सिद्धांत करेंगे, जिस सिद्धांत को कई नामों से जाना जाता है। जैसे कि मैं आपको पहले वाली वीडियोस में भी बता चुकी हूँ कि अनेक जैसे एक व्यक्ति के नाम होते हैं, वैसे ही अनेक नाम इन सिद्धांतों के हैं। आज हम बीएफ स्किनर के सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। अब बीएफ स्किनर ने किस पे प्रयोग किया था? तो बीएफ स्किनर ने चूहे पर और कबूतर पर प्रयोग किया था। इस प्रयोग को जानने से पहले हम इन सिद्धांत के नामों को जान लेते हैं। जैसे कि इस सिद्धांत को सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, कार्यात्मक अनुबंधन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, नेमेटिक अनुबंधन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है और साधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। और एक नाम और है टाइप आर अनुबंधन सिद्धांत। इसको इंग्लिश में भी इसके नाम को आप याद रखें तो ऑपरेट कंडीशनल थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी के नाम से जाना जाता है और टाइप आर थ्योरी के नाम से भी इस सिद्धांत को जाना जाता है। तो बच्चों, ये तो हुआ इस सिद्धांत के नाम की बात। अब हम देखेंगे कि इसमें प्रयोग क्या क्या किया, किस पे प्रयोग किया, कब प्रयोग किया। तो मैं आपको बता दूं कि चूहे पर जो प्रयोग किया गया था, चूहे पर प्रयोग 1938 में बीएफ स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया था। और कबूतर पर कब किया था? तो कबूतर पर प्रयोग किया था 1943 में। ठीक है, तो चूहे पर 1938 में और कबूतर पर 1943 में। प्रयोग क्या था कि एक पिंजरा लिया गया, उस पिंजरे का नाम रखा गया स्किनर बॉक्स। उसमें चूहे को उसमें डाला गया, भूखा चूहा था, और जब भी चूहा जो अनुक्रिया करता तो उस अनुक्रिया के बाद उसको पुनर्वलन के रूप में कुछ दाना डाला जाता था। यानी कि स्किनर बॉक्स के अंतर्गत चूहा उछल कूद कर रहा था। उछल कूद करते करते उसका पैर लीवर पर जाकर के चला जाता है और लीवर पर जाते ही वो जो पिंजरे का जो गेट था वो उस छेद में से कुछ दाना निकल कर आ जाता है। यानी एक पिंजरा था, उस पिंजरे का नाम था स्किनर बॉक्स। स्किनर बॉक्स में एक छेद भी था जिसमें गेट लगा हुआ था, वहां एक लीवर था। जैसे ही चूहे ने उछल कूद की, लीवर पर पैर गया और उस छेद में से कुछ दाना निकल करके आ जाता है। चूहा फिर से उछल कूद करता है, फिर से लीवर पर पैर जाता है, फिर से छेद में से दाना निकल करके आ जाता है। इसी तरह कबूतर पर भी उन्होंने प्रयोग किया, चूहे पर 1938 में, कबूतर पर 1943 में। ये छोटा सा प्रयोग था। बीएफ स्किनर जो थे निवासी थे अमेरिका के। प्रयोग का आपको मैंने बता ही दिया है। इन्होंने नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत, साधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत आदि के बारे में बहुत विस्तृत अध्ययन किया है। अब हम देखेंगे कि जो बीएफ स्किनर थे, इन्होंने क्रियाओं पर बहुत जोर दिया था, विशेष जोर दिया था, क्योंकि जब भी व्यक्ति क्रियाएं करे तो उसको पुनर्वलन दिया जाना चाहिए। और विशेष जोर दिया उन्होंने क्रियाओं पर। तो इसी तरह इन्होंने थॉर्नडाइक के सिद्धांत को, एसआर सिद्धांत को आरएस सिद्धांत में परिवर्तन कर दिया। थॉर्नडाइक के एसआर सिद्धांत को आरएस थ्योरी में बदल दिया था। ठीक है, अब इन्होंने क्रियाओं पर विशेष जोर दिया। तो सीखने के कुछ प्रकार बताए या क्रियाओं के कुछ प्रकार बताए, तो बताए प्रतिवादी क्रियाएं, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। ये दो प्रकार थे क्रियाओं के। तो प्रतिवादी जो क्रियाएं हैं वो क्या होती हैं, प्रतिवादी अनुबंधन क्या होता है? तो उद्दीपक की उपस्थिति में की जाने वाली अनुक्रिया को ही प्रतिवादी अनुक्रिया कहते हैं। जैसे कि पावलोव के कुत्ते ने जो क्या किया कि उद्दीपक को देख करके क्रियाएं स्टार्ट की थी, इसलिए इस सिद्धांत को स्टिमुलस सिद्धांत या प्रतिवादी सिद्धांत कहते हैं। क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन जो क्रियाएं हैं वो कहती हैं कि उद्दीपक की अनुपस्थिति में की जाने वाली क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन क्रियाएं या अनुबंधन कहलाती है। तो जैसे कि स्किनर ने क्या किया, चूहे को बिना
उद्दीपक को दिखाए ही अनुक्रिया करवाई। उन्होंने कहा कि क्रियाएं करते रहना चाहिए। यदि क्रियाएं करने के बाद तुरंत व्यक्ति को सकारात्मक और नकारात्मक दंड दिया जाना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, अगर तुरंत हम उसको सकारात्मक और नकारात्मक दंड नहीं देते तो जो प्रभाव है वो कम हो जाता है। इधर हम आगे बात करेंगे, एक छोटा सा प्रयोग है जो मैंने आपको बता दिया है। आगे बात करेंगे कि इन्होंने कहा कि ऐसी क्रिया जो अनुक्रियाओं की संख्या में वृद्धि कर दे उसको पुनर्वलन कहते हैं। ऐसी क्रिया जो अनुक्रियाओं की संख्या में वृद्धि कर दे उसको पुनर्वलन कहते हैं। पुनर्वलन को भी इन्होंने दो भागों में बांटा है। पहला है सकारात्मक पुनर्वलन और नकारात्मक पुनर्वलन। सकारात्मक को धनात्मक पुनर्वलन भी कहा जाता है और नकारात्मक को ऋणात्मक पुनर्वलन भी कहा जाता है। इससे पहले मैं आपको सकारात्मक और नकारात्मक बताऊं, कुछ शिक्षण बिंदु जो है जिसमें से हमारे कॉम्पिटिशन्स में ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये जो सिद्धांत है वो प्रभाव के नियम पर आधारित है। ये अभिक्रमित अनुदेशन इसी सिद्धांत के आधार पर आधारित है, क्योंकि क्रम के अनुसार ही व्यक्ति को चूहे को दाना डाला जा रहा था। तो जब जब अनुक्रियाएं की जाएगी तब तक उसको कुछ पुनर्वलन के रूप में दिया जाएगा। व्यक्ति जब भी क्रियाएं करे तो उसको सकारात्मक और नकारात्मक दंड जरूर देना चाहिए, नहीं तो प्रभाविकता कम हो जाती है। ये जो सिद्धांत है इसमें एक बात और है कि इसमें शेपिंग, आकृतिकरण, रूप निर्धारण और क्रमिक सन्निकट शब्द के बारे में भी बताया गया है। शेपिंग का मतलब होता है शेपिंग, आकृतिकरण, रूप निर्धारण, क्रमिक सन्निकट। ये जो है पूछ लिया जाता है, क्योंकि इसी तरह एक क्वेश्चन काफी कॉम्पिटिशन्स में आया है कि व्यक्ति के इसमें रूप जो व्यक्ति का जो है उसमें हम परिवर्तन करते हैं और धीरे धीरे उसको पुनर्वलन दिया जाता है। तो उसमें व्यक्ति के उसमें जो निर्माण में है उसका रूप परिवर्तित होता है। इसी को शेपिंग, आकृतिकरण और क्रमिक सन्निकट भी कहते हैं। आगे मैं बात करूंगी कि मैंने आपको बताया कि सकारात्मक और नकारात्मक दंड के बारे में। सकारात्मक को भी इन्होंने दो भागों में बांटा। सकारात्मक पहला था प्राथमिक और दूसरा था दैतिक। प्राथमिक में भी इन्होंने कहा कि जो प्राथमिक जो दंड है, जो प्राथमिक वो है हमारी शारीरिक जो जन्मजात होती है, शारीरिक आवश्यकताएं होती है, वो इन्होंने प्राथमिक के अंतर्गत डाला। और दैतिक जो था, जिसको हम गुण भी कह सकते हैं, वो बाह्य रूप से मिलता है। प्राथमिक के अंतर्गत हम भूख है, प्यास है, नींद है, काम है, मलमूत्र विसर्जन है, इनको रख सकते हैं। और बाह्य रूप से यानी दैतिक या गौण में रख सकते हैं बाह्य रूप से मिलने वाला पुनर्वलन जो है, पुरस्कार है, प्रशंसा है, ये सारी हमें बाहरी रूप से मिलती है। ऋणात्मक पुनर्वलन वे होते हैं जिसको हटाने के लिए, जिसको भगाने के लिए, जिसको रोकने के लिए हम कुछ उद्दीपकों का सहारा लेते हैं, जिससे कि हम भागते हैं। ऋणात्मक पुनर्वलन के अंतर्गत आता है ऐसी क्रियाएं जिनसे हम दूर भागना चाहते हैं, उनको हटाते हैं, उनको टालते हैं, उसको ऋणात्मक पुनर्वलन कहा जाता है। जैसे कि तेज रोशनी में हम खिड़की दरवाजों को बंद कर देते हैं, या फिर तेज रोशनी में हम चश्मा लगा लेते हैं, धूप में जाने पर हम छतरी का प्रयोग करते हैं या चश्मे का प्रयोग करते हैं, सर्दी आने पर गर्म कपड़े पहनते हैं, गर्मी आने पर कूलर, पंखे वगैरह लगा लेते हैं। तो इसी तरह ये ऋणात्मक पुनर्वलन के रूप में आता है। इन्होंने पुनर्वलन अनुसूची के बारे में भी बात की है। किसने? BF स्किनर ने। पुनर्वलन अनुसूची को इन्होंने दो भागों में बांटा है। एक है सतत और दूसरा है आंशिक। सतत के रूप में कि प्रत्येक प्रश्न पर बच्चे को पुनर्वलन दिया जाना चाहिए, और आंशिक में यानी कुछ अंशों को, यानी कुछ क्रम निर्धारित कर लेते हैं, उन क्रम के आधार पर बच्चे को पुनर्वलन देना चाहिए। कुछ प्रश्नों का क्रम निर्धारित कर लेते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेते हैं, तो उसको हमको बच्चे को पुनर्वलन देना चाहिए। यहाँ पर आंशिक को भी इन्होंने कुछ टुकड़ों में डिवाइडेशन किया है, जो है अनुपात पुनर्वलन और अंतराल पुनर्वलन। अनुपात पुनर्वलन और
अंतराल पुनर्वलन। अब अनुपात को और अंतराल को भी इन्होंने दो दो भागों में डिवाइडेशन किया है, जिसका है जो अनुपात है वो निश्चित पुनर्वलन और परिवृत्तीय पुनर्वलन। यानी कि अनुपात में हम कुछ निश्चित में सभी प्रश्नों पर पुनर्वलन देना और परिवृत्तीय में कुछ प्रश्नों को देख लेना कि 1 या 2 या 5 या 6 पे हम पुनर्वलन देना है। अंतराल के अंतर्गत कुछ निश्चित अंतराल यानी 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट पे हमें पुनर्वलन देना है। और परिवृत्तीय है यानी कभी भी किसी भी टाइम पे किसी भी समय पर हम पुनर्वलन दे दें। तो ये आपका स्किनर का सिद्धांत हुआ। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ कि सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, क्रियात्मक अनुबंधन सिद्धांत, साधनात्मक सिद्धांत, नैमित्तिक सिद्धांत, टाइप आर थ्योरी आदि नामों से भी सिद्धांत को जाना जाता है। चूहे पर 1938 में और कबूतर पर 1943 में इन्होंने प्रयोग किया था। BF स्किनर अमेरिका के निवासी थे। इन्होंने पुनर्वलन पर विशेष जोर दिया, यानी क्रियाओं पर विशेष जोर दिया। जब भी क्रियाएं की जाए तभी व्यक्ति को पुनर्वलन दिया जाना चाहिए, देना चाहिए। और इन्होंने पुनर्वलन के भी प्रकार बताए, प्रयोग कर दिया। इन्होंने पुनर्वलन के प्रकार बताए कि सकारात्मक पुनर्वलन, नकारात्मक पुनर्वलन, सकारात्मक प्राथमिक और द्वितीयक, और नकारात्मक जैसे कि हम जिसको हम जैसे क्रियाओं को हम टालना चाहते हैं, भगाना चाहते हैं, दूर रहना चाहते हैं, वो ऋणात्मक क्रियाएं ऋणात्मक पुनर्वलन के अंतर्गत आती है। पुनर्वलन को भी इन्होंने दो भागों में डिवाइडेशन किया है, सतत और आंशिक। आंशिक को भी इन्होंने दो भागों में डिवाइड किया है, अनुपात और अंतराल। अनुपात में भी इनको दो भागों में और अंतराल को भी दो भागों में डिवाइडेशन किया है, एक निश्चित और परिवृत्तीय। तो यहाँ पे इस सिद्धांत के बारे में कंप्लीट हुआ। मैंने आपको ये सिद्धांत बहुत अच्छे से करा दिया है। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और इसमें से काफी सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिशन्स में पूछे जाते हैं। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो नमस्कार बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें। नमस्कार बच्चों, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।